नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं इकोनॉमिक्स का समष्टि अर्थशास्त्र का जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो है समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या महत्व होते हैं। साथियों, एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, एक समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है साथियों, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर है साथियों? देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिसे हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, इसमें हम एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में अध्ययन करते हैं। समष्टि का अर्थ होता है बड़ा, व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें हम छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग। बट समष्टि अर्थशास्त्र में साथियों जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे दोस्तों राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, भुगतान शेष, विनिमय दर और सरकारी बजट। ये सभी टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि दोस्तों मैंने पिछले वाली ही वीडियो में ही करा दिया है, जिसमें कहा गया है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वही हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। जिन जिन क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं वह सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। भाई, हम जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, इससे हमें क्या महत्व होता है। तो पहला पॉइंट कहता है कि भैया अर्थव्यवस्था का चित्रण। भाई, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था का चित्रण बताता है। कहता है क्या है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का व्यापक चित्रण प्रदान करता है। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है जिसमें हम व्यापक चित्रण प्रदान करता है। मतलब कि खुल के कोई चीज हमें बताता है कि जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या क्या अध्ययन करते हैं। जिसमें दोस्तों पहला पॉइंट लिखा है क्या कि भाई राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं हम, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र में पहला महत्व को बताता है कि हमें भैया राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, जो कि दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से होता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति और इसका स्तर को भी व्यक्त करता है। बेरोजगारी का अध्ययन इस समस्या के आधार पर मतलब बेरोजगारी के बारे में भी समझाता है। इसे कैसे दूर किया जाता है इसके भी सुझाव को व्यक्त करता है। यही समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व का पहला पॉइंट है, जिसमें बोला है अर्थव्यवस्था का चित्रण बताता है कि भाई डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी के बारे में बताता है। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखा है सरकारी बजट को व्यक्त करता है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को कैसे नियंत्रित किया जाता है, जिसमें सरकार की दोस्तों मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति होती है। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व का दूसरा पॉइंट क्या कहता है साथियों, कहता है कि समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा तैयार करना, है ना। रोड मैप तैयार करना किसका? समष्टि अर्थशास्त्र का। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां पे साथियों टॉपिक क्या कह रहा है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा प्रदान करता है। आर्थिक समृद्धि के कार्यक्रम तथा नीतियां अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं तथा साधनों के अनुसार बनाया जाता है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा महत्व जो है साथियों, वो कि एक देश के विकास और समृद्धि के लिए उसका मार्गदर्शन, उसका मार्ग तैयार करना, उसके लिए एक क्या कहते हैं फ्लो चार्ट तैयार करता है। कौन? समष्टि अर्थशास्त्र। तीसरा पॉइंट कहता है साथियों आर्थिक स्थिरता लाना, इकोनॉमी स्टेबिलिटी लाना। समष्टि अर्थशास्त्र का, एक बार पेन निकाल लेता हूं मैं, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में सहायता होती है। इसे उपयुक्त मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति जिसे बजट नीति भी कहा जाता है,
के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब अगर मार्केट में स्टेबिलिटी लानी है, अगर मान लो मार्केट में, मैं आपसे बताता हूँ, महंगाई आती है, ठीक है, महंगाई आ गई साथियों, ठीक है। अगर मार्केट में महंगाई आई तो गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? भाई महंगी होगी वस्तुएं, लोग, उनकी क्रय शक्ति कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई, तो सरकार ने क्या किया, अपनी बजट नीति में टैक्स को कम कर दिया। टैक्स जो होता है, कर कम करने से वस्तुएं थोड़ी बहुत सस्ती हो जाती हैं, जिससे जनता महंगाई के सामना आसानी से कर सकती है। वहीं पे मौद्रिक नीति में, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, अपना रोल क्या करती है, अगर मान लो अर्थव्यवस्था में महंगाई है तो बैंक क्या करेगी, भाई जनता के पास पैसे नहीं है, तो बैंक क्या करती है, बैंक रेट जो होता है वो अपना कम कर देती है, जिससे लोग आसानी से इंटरेस्ट ले सकें, मतलब कि ब्याज ले सकें और आसानी से अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। तो ऐसे ही दोस्तों, आर्थिक स्थिरता में ये जो टॉपिक कहता है, उसमें अर्थव्यवस्था में अगर स्थिरता लानी है तो वहाँ पे मौद्रिक नीति जो कि केंद्रीय बैंक करता है, और राजकोषीय नीति जिसमें सरकार अपना सहयोग करती है, इसके आधार पर भी आर्थिक स्थिरता आ सकती है समष्टि अर्थशास्त्र में। चौथा पॉइंट कहता है साथियों कि भुगतान शेष की स्थिति, बैलेंस ऑफ पेमेंट। दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब दो देशों के बीच में वस्तुओं तथा सेवाओं के लेन देन के रिकॉर्ड को भुगतान शेष कहता है। यह कब होता है, हर एक वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, लेखा वर्ष में होता है। एक लेखा वर्ष के दौरान दो देशों के बीच में किया गया आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को भुगतान शेष कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक है, जिसमें कि भुगतान शेष में स्थिरता लाई जाए। स्थिरता का मतलब है कि निर्यात और आयात इक्वल रहे, कोई ये ना हो कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। बात सही है, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करें साथियों तो हमारे देश की इनकम बढ़ेगी, उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर वहीं पे दोस्तों हम आयात कर रहे हैं ज़्यादा, तो हमारे देश के लिए थोड़ा बहुत हानि होगा। इसलिए भुगतान शेष में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आयात प्रतिस्थापन पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। इसलिए कहा जाता है भुगतान शेष में दोनों देशों के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है वो सब क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है? ये चौथा पॉइंट था समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व का चौथा पॉइंट। अब आइए समझते हैं हमारा पांचवा पॉइंट। कहता है कि निर्धनता तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यहां पर दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र का यह भी रोल होता है कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा देना, जिससे कि निर्धनता में कमी आए, और पर्यावरण प्रदूषण में कि जो भी समस्या है उसका अंतर्दृष्टि प्रदान करें, मतलब कि उसके सॉल्यूशन के लिए मॉडल तैयार करना, जिससे कि हम इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सके। और लास्ट आ जाते हैं दोस्तों छठा पॉइंट, कहता है कि नीति निर्धारण, है ना, पॉलिसी फॉर्मेशन। इसमें क्या कहता है, देश की समृद्धि तथा विकास की नीतियों के निर्धारण में समष्टि आर्थिक चरों से संबंधित सूचना अत्यंत उपयोगी होती है। समष्टि आर्थिक चर जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग तथा निवेश व्यय, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य उत्पादन आदि। मतलब ये कहना चाहता है कि नीति निर्माण करना, अगर एक देश का निर्माण करना है तो भैया उसमें समग्र मांग का भी अध्ययन किया जाएगा, समग्र पूर्ति का भी अध्ययन किया जाएगा, कुल उपभोग किया जाएगा, कुल निवेश, और ऐसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे। भाई समग्र मांग क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग के कुल जोड़ को समग्र मांग कहता है। वहीं पे दोस्तों समग्र पूर्ति क्या कहता है, एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह को समग्र पूर्ति कहते हैं। एक देश में जनता द्वारा कुल की गई मांग को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, और एक देश में टोटल की गई सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। इस चीज का नीति का निर्धारण, अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जनता की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में आपने समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को ध्यानपूर्वक पढ़ा है।
अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने समष्टि अर्थशास्त्र के ये कुल 6 पॉइंट कराए थे जो कि कहलाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र, ये नहीं देखिए दोस्तों तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप दोनों टॉपिक जरूर पढ़ना जो कि परीक्षा के माध्यम हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछ सकता है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या होते हैं और महत्व क्या होते हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में बन के आ सकता है, तो हमें ये 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।